अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ में एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस होता है, इम्पल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पल्स के बारे में। थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। हम लोगों ने न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ को कैसे डिफाइन किया था? द रेट एट विच द बॉडी मोमेंटम चेंजेस इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, या रेट एट विच द बॉडीज मोमेंटम चेंजेस इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। मैथमेटिकल फॉर्म भी हम लोगों ने देखा था, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी हो जाएगा, राइट। हमारे पास ये हो गया डी पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी टी। डी पी वैक्टर क्वांटिटी, एफ भी वैक्टर क्वांटिटी। सपोज हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बॉडी का था P1 या P इनिशियल, और फाइनल हो गया P फाइनल। इनिशियल टाइम हमारे पास था T इनिशियल या T1, और फाइनल टाइम हो गया T2। तो यहाँ पे हमें टाइम की लिमिट मालूम है और लीनियर मोमेंटम की लिमिट मालूम है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें और यहाँ लिमिट्स रख दें इंटीग्रल के साथ। dp का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा? P। यहाँ पे इंटीग्रल लगा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें F हो सकता है कि फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट हो, कांस्टेंट ना हो, तो हम लोग इंटीग्रल के बाहर F को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आसानी से dp का इंटीग्रल P लिख सकते हैं, और लिमिट अगर लगा देंगे तो P2 माइनस P1 आएगा। दैट इज़ द फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, राइट। और फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इसको हम लोग कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रल T1 टू T2 एफ डी टी, राइट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि J इज द इम्पल्स एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, अब ये जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिया, सपोज J इक्वल टू T1 टू T2 एफ डी टी। सपोज हमारे पास फोर्स और टाइम ग्राफ गिवन है इस तरह से। अब इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हम लोगों को मालूम है। एक्चुअल में F और डी टी इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, फोर्स एंड टाइम कर्व, दैट इज द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व गिव्स द इम्पल्स। अगर कभी भी हमें फोर्स टाइम ग्राफ गिवन हो और हमें इम्पल्स मालूम करना हो, तो हम लोग एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकाल लेंगे, दैट विल गिव द इम्पल्स। ओके, अब हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं एवरेज फोर्स के बारे में। इसको रिलेट करेंगे इम्पल्स के साथ। तो इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स कैसे रिलेट होते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ एक बार फिर से रिवाइज करें। रेट एट विच द बॉडी मोमेंटम चेंजेस इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोगों ने लिखा था F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अगर एवरेज लिखना हो। एवरेज के केस में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस के केस में डी पी बाई डी टी हम लोग लिखते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये जो अगर डेल्टा की टर्म में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो एफ को हम लोग इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ओके, अब नेट एवरेज फोर्स की बात करें तो डेल्टा पी इज नथिंग बट इम्पल्स, और डेल्टा टी क्या है? टाइम ऑफ इम्पल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स एवरेज, एफ एवरेज इक्वल टू इम्पल्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स और टाइम ऑफ द इम्पल्स। ओके, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार फिर से लिखते हैं, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ओके, सपोज किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे या पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लगा हुआ है,
दैट इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह 0 लिख दें, तो dp बाई dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होने का मतलब क्या हो गया, p इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट इज p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और बॉडी, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। This important statement is called the conservation of linear momentum. Okay. So up to this part we learn the theory of the impulse and average force. तो अब हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन को लर्न करने जा रहे हैं। Here we are going to take few selected illustrations and through coming illustration we will learn the application of the concept. तो चलते हैं फर्स्ट illustration की तरफ। इस illustration में given है 2 billiard ball each of mass 0.5 kg are moving in opposite direction with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. Okay, you can observe here two balls A और B. Initially दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं इक्वल स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल A और B अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड ऑन बॉल ए बाय बॉल बी। बॉल ए पे बॉल बी कितना इंपल्स अप्लाई करेगी। ओके, तो चलो यहाँ पे डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन की सिचुएशन देखते हैं। बिफोर कोलिजन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं इस तरह से। ओके, और हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से असाइन कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन में जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिबाउंड होके एक दूसरे से अपोजिट जाना शुरू कर देती हैं, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। ओके, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कंसीडर करना है बॉल ए को। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल हम लोग देख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो हम लोग इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल को लिखेंगे मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ए। और याद रहे इंपल्स और जो लीनियर मोमेंटम है दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मास मालूम है, हम लोगों को स्पीड मालूम है, वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फाइनल लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो बॉल ए अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे +6 आई कैप था और यहाँ पे हो जाएगा -6 आई कैप, और मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो सेम रहेगी। अब इम्पल्स मीनिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इम्पल्स ऑन ए applied by ball B that should be equal to JAB equal to P final minus P initial। यहाँ पे P final मालूम है, P initial मालूम है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, और ये वैल्यू आती है 0.6 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, यहाँ एक अप्रोच और है जो हम लोग इधर डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू इम्पल्स डायग्राम। हम लोग जब कोलिजन के सेक्शन में जाएंगे या यहाँ पे भी कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है ड्राइंग द इम्पल्स डायग्राम। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द इम्पल्स डायग्राम। तो सबसे पहले तो इम्पल्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये है जे वैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, राइट, T1 टू T2 दैट इज द T इनिशियल टू T फाइनल। और ये जो एफ वैक्टर आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। ये उस ड्यूरेशन में एक्ट करता है जिस ड्यूरेशन में दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, तो अब देख सकते हो कि फोर्स, ये जो इम्पल्सिव फोर्स है और ये जे वेक्टर है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इम्पल्स की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो बॉल जो कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं थ्रू द नॉर्मल रिएक्शन।
तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉल ऑन द अदर बॉल होगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ड्रॉ करना हम लोग को मालूम है। नॉर्मल रिएक्शन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करें ड्यूरिंग कोलिजन में तो कुछ इस तरह से होगी, टुवर्ड ए एंड टुवर्ड बी। दिस इज द एक्शन, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ओके, ये है हमारे पास ड्यूरिंग कोलिजन की बात। अब हम लोगों को मालूम है कि जो फोर्स वेक्टर है ड्यूरिंग कोलिजन दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द इम्पल्स, और इम्पल्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। तो जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है वही इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। तो इम्पल्स हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, राइट, इस तरह से। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स ऑन ए एंड बी will be same as the normal reaction acting on the ball during collision. अब यहाँ पे हम लोग इम्पल्स डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज द इम्पल्स डायग्राम। ओके, अब बात करें बिफोर कोलिजन। बॉल ए और बी की वेलोसिटी हम लोगों को मालूम है, वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से थे, और आफ्टर कोलिजन भी हमें मालूम है ये थे अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस। अब हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जिसको हम लोग इम्पल्स इक्वेशन या इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। तो राइटिंग इम्पल्स इक्वेशन और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर बॉल ए, राइट। हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस इम्पल्स वेक्टर इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए। तो लिख देते हैं इस तरह से, देख सकते हो, दिस द इनिशियल लीनियर मोमेंटम फॉर बॉल ए प्लस इम्पल्स, बिकॉज इम्पल्स चेंज द लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम में मैंने यहाँ पे इम्पल्स वेक्टर को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल ए। ओके, हमें इम्पल्स मालूम करना है, हम लोगों को इनिशियल लीनियर मोमेंटम मालूम है, हम लोगों को फाइनल लीनियर मोमेंटम मालूम है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, जे वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द सेम एज वेक्टर जे कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस मेथड। देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही कैलकुलेट किया था और यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। तो ये था हमारे पास सिंपल इलस्ट्रेशन जिसमें हम लोगों ने लर्न किया हाउ टू कैलकुलेट द इम्पल्स। अब चलते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन की तरफ। इस इलस्ट्रेशन में गिवन है ए रबर बॉल ऑफ मास 1 kg फॉल फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर एंड रिबाउंड टू हाइट 3.2 मीटर, राइट। ये देख सकते हो 5 मीटर की हाइट से फॉल करती है इस ग्राउंड में और रिबाउंड कर जाती है ऊपर की तरफ, बाद में रिबाउंड करती है 3.2 मीटर। ओके, ज़्यादा हाइट से ड्रॉप की जा रही है और फाइनली पहुंच रही है कम हाइट तक। सर्टेनली हम लोग कह सकते हैं देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ बॉल है, ओके, ड्यूरिंग कोलिजन। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड इफ द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट इज 0.1 सेकेंड। हमें यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन दी गई है इस बॉल की, 1 kg इसका मास है, 5 kg से ड्रॉप किया, जब कोलाइड करेगी तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, इसके लिए हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ कर लेंगे जो हम लोगों ने लर्न की है प्रीवियस चैप्टर में, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, ये हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। हमें हाइट मालूम है, h की वैल्यू हम लोग को मालूम है 5 मीटर, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन विद द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ये वेलोसिटी आ गई, दैट्स द इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन, राइट। हमें मास मालूम है, हमें वेलोसिटी मालूम हो गई है, तो ये हमारे पास आएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10J न्यूटन सेकेंड। दिस इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन की। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये रिबाउंड होके 3.2 मीटर हाइट पे पहुंच जाती है, इस तरह से। ये 3.2 मीटर हाइट है, राइट। और तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन यूज कर दें काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यहाँ पे कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी ले लें, फाइनल वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, तो फाइनल जीरो, इनिशियल मान लो v फाइनल, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी v फाइनल इक्वल टू √2gh। हमें h मालूम है 3.2, g की वैल्यू हम लोग 10 यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें देगा फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाई v फाइनल, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम 8 जे कैप मीटर न्यूटन सेकेंड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में इम्पल्स लगती है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड है, इम्पल्स लगेगा इसमें ऊपर की तरफ, तभी तो ये ऊपर की तरफ गई रिबाउंड होके, और ग्राउंड का इसका रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ, लाइक दिस द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल, और ये हमारे पास है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय बॉल ऑन द ग्राउंड। ओके, अब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर दें या इम्पल्स इक्वेशन अप्लाई कर दें बॉल पे, बॉल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम प्लस इम्पल्स वेक्टर इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, राइट। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इनिशियल लीनियर मोमेंटम दिस वन। फाइनल लीनियर मोमेंटम मालूम है, हमने कैलकुलेट किया था दिस वन। यहाँ पे जे वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जे वेक्टर की वैल्यू आ रही है 18 जे कैप न्यूटन सेकेंड। अब हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। एवरेज फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इम्पल्स डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स है 18 जे कैप, ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स हम लोग को 0.1 सेकेंड गिवन है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये आ रहा है 180 जे कैप न्यूटन। जे कैप पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स the force applied by average force applied by ground on the ball will be in the upward direction, और कितना होगा 180 न्यूटन होगा। ओके, now let us take one more illustration. In this illustration it is given, this figure is a position time graph और mass given है पार्टिकल का 4 kg। एक 4 kg पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोगों को गिवन है। What is the first part of the question में force acting on the particle for t is greater than 4 second and t is greater than 0 and less than 4 second. This is the first part. In the second part of the question, we are asked to calculate impulse at t equal to 0, t equal to 0 here, and t is 4 second. T is 4 second is this time. Okay, so let us move to the first part. First part की analysis करते हैं। फर्स्ट पार्ट के एनालिसिस में हमें मालूम करना फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड एंड लेस देन, दूसरा पार्ट है टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 सेकेंड। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को एनालाइज करें, और हम लोगों को ये भी गिवन है कि वी आर नीड टू एज्यूम मोशन इज वन डायमेंशन, तो चलते हैं एनालिसिस पार्ट की तरफ। दिस इज द डायग्राम। अगर इस पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर हम लोग एनालाइज करें तो t इज़ लेस देन 0 टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन इज़ नॉट चेंजिंग, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट में है। फिर 0 से 4 सेकेंड के बीच की अगर हम लोग टाइम इंटरवल को एनालाइज करें तो पोजीशन इज चेंजिंग लीनियरली, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसके बाद की अगर बात करें तो पोजीशन इज नॉट चेंजिंग आफ्टर 4 सेकेंड, दैट मीन्स पार्टिकल इज अगेन एट रेस्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कह सकते हैं व्हेन t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, पार्टिकल इज एट रेस्ट, और पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स एक्टिंग एट दिस इंटरवल और आफ्टर t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड विल बी 0, फोर्स यहाँ पे 0 होगा। ओके, अब बात करते हैं 0 से 4 सेकेंड की। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकेंड।
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अगर जीरो है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड आल्सो बी जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें इम्पल्स मालूम करनी है t इज इक्वल टू जीरो पे और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ये दो टाइम पे हमें इम्पल्स की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले जीरो टाइम को देखें। जीरो टाइम मतलब हम लोग इस टाइम को एनालाइज करें। अगर t इक्वल टू जीरो के पहले की बात करें तो पार्टिकल रेस्ट में है। आफ्टर की बात करें तो इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम लोग इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लें। स्लोप क्या है इसकी, 3/4। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 3/4। पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग कहेंगे किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं वन डायमेंशन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी इतनी आ गई, अभी कैलकुलेट की। ओके, अब इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल 3/4 है, वी इनिशियल 0 है। मास हम लोगों को 4 kg गिवन है, वैल्यू रख देंगे और ये आएगा 3 न्यूटन सेकेंड। ओके, दिस द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं 4 सेकेंड पे। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का सिनेरियो क्या है कि इसके जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है 3/4 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जस्ट बिफोर, अभी अभी कैलकुलेट किया। और t इज ग्रेटर देन जीरो में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब हम लोग इम्पल्स फिर से डिफाइन करें। इम्पल्स इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दिस वन, राइट। फाइनली 0, इनिशियली 3/4, तो ये आ जाएगा -4 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब हम लोग एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर 1 सेकेंड हुज एक्स कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। Fx हमारे पास गिवन है 30 न्यूटन, ये कांस्टेंट है। इसके बाद ये भी गिवन है बट y और z कंपोनेंट्स वेरी विद द टाइम एज शोन इन द ग्राफ। आप देख सकते हो y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। y कंपोनेंट ब्लू कलर से, z कंपोनेंट हमने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। ये लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में, ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। व्हाट इज द एंगल डज द चेंज इन मोमेंटम मेक विद द एक्स एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग अगर रिलेट करें तो हमें मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे इम्पल्स लिख देते हैं डेल्टा पी, और डेल्टा पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, एफ डेल्टा टी। और यहाँ पे लिमिट्स हमें लगानी होती थी टी इनिशियल टू टी फाइनल टू T1 से T2। अब फोर्स के हमारे पास एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे इसे कंपोनेंट वाइज लिख लें। यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप एफ एक्स डी टी, और फिर जे कैप एफ वाई डी टी, के कैप एफ जेड डी टी, और तीनों का सम। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू हम लोग को 30 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे बाद में 30 लिख देंगे, राइट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपली हम लोग एफ एक्स को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल डेल्टा टी हो जाएगा। तो हमारे पास एफ एक्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 130 आ जाएगा वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे इस पार्ट को देखें तो हम लोगों को मालूम है कि इंटीग्रल एफ वाई डी टी गिवन है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल हम लोग जानते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है कि इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम डायग्राम। तो ये एफ वाई ये गिवन है और टाइम 1 सेकेंड तक देखना है। तो ये ब्लू लाइन के नीचे का जो एरिया टाइम एक्सिस के साथ आएगा, ट्रायंगल का एरिया, दैट विल गिव दिस वैल्यू। सिमिलरली एफ जेड डी टी की बात करें
तो ग्रीन लाइन एफ जेड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एरिया आएगा टाइम एक्सिस के साथ, ग्रीन लाइन और टाइम एक्सिस के साथ, दैट विल गिव दिस क्वांटिटी। और दोनों हमारे पास ट्रायंगल हैं, तो ये एफ वाई के साथ जो हमारे पास एरिया एसोसिएटेड होगा वो होगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, और ग्रीन के साथ 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गया फर्स्ट एफ एक्स के लिए। एफ वाई की बात जो कर रहे थे ये 1/2 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 जे कैप, और के कैप के लिए 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, के कैप। अब यहाँ से हमें मिल गया इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स। हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 10√29, राइट, न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स आ गई। अब इसमें एक पार्ट और है हमें कैलकुलेट करने के लिए कि व्हाट इज द एंगल डज द चेंज इन मोमेंटम मेक विद द एक्स एक्सिस। हम लोग यहाँ पे जो इम्पल्स है या चेंज इन मोमेंटम है उस वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं, राइट। अब हमें मालूम करना है कि ये जो वेक्टर है, जे वेक्टर है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सपोज ये एंगल थीटा है, तो कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर एक्सप्रेशन गिवन हो और उसका अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना हो एक्स एक्सिस से, तो डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉस एल्फा। कॉस एल्फा इक्वल टू से कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जे एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। तो एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन से, राइट। दिस इज द जे एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। तो ये हमारे पास आ गई कॉस थीटा इक्वल टू 3/√29। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√29। ये एंगल आ जाएगा जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस से बना रहा होगा, या इम्पल्स एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, करेक्ट।